नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज विषय ये है कि कैसी है ये पढ़ाई। ये विषय क्यों है? इसलिए है क्योंकि असर रिपोर्ट आई है 2023 की। असर रिपोर्ट क्या है? प्रथम नाम का एक एनजीओ है जो हर साल ये रिपोर्ट करता है। 2005 से ये लोग कर रहे हैं, अब 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट जो है इस बार आई है 14 से 18 साल के स्टूडेंट्स को लेकर और ग्रामीण इलाकों को लेकर। तो देश के तमाम राज्यों में जो ग्रामीण ज़िले हैं उनको चुना गया, जहाँ की आबादी ज़्यादा ग्रामीण है, और वहाँ सर्वे किया गया। उस सर्वे के रिज़ल्ट्स हैं जिसमें ये कहता है कि जो बेसिक स्किल्स होती हैं जो पढ़ाई के बाद आती हैं, जैसे कि जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ, उस रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कितने बच्चे ऐसे हैं 14 से 18 साल के जो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई मतलब पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को रीड कर सकते हैं। तो वो आंकड़ा जो है वो बेहद कम है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ पाते हैं। 80% बच्चे नहीं पढ़ पाते। तीसरी कक्षा का गणित उनको दिया गया, नहीं सॉल्व कर पाए। ये 14 से 18 साल के बच्चे हैं। और अंग्रेज़ी के वाक्य नहीं पढ़ पाए 42%, आधे से कुछ कम है। आधे बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के वाक्य पढ़ पाते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ी लेकिन समझे नहीं। तो अंग्रेज़ी कोई सेंटेंस पढ़ना, और अगर आप पढ़ के उसका कोई अर्थ नहीं समझ पाते तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं। लड़कियां जो है वो बेहतर है भाषा के मामले में, तो लड़के गणित और अंग्रेज़ी के मामले में बेहतर हैं। ये कुछ मोटी मोटी सी फाइंडिंग्स है, और भी इसके जो पहलू हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जो आंकड़े इसमें आए कि इनरोलमेंट्स क्या है, कितने बच्चे स्कूल तक जा रहे हैं, कितने लोगों के पास डिजिटल गैजेट्स हैं, मतलब स्मार्टफोन है, और उसका वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम फाइंडिंग्स आपके स्क्रीन पे आएंगी पॉइंटर्स के रूप में। लेकिन हम इस पर डिस्कस करेंगे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ। तो पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सीवी शर्मा हैं, संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल सुवर्णा देशपांडे और टीआर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पिंकी त्रिपाठी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा सर, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो स्थिति सामने आई है ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की, ये बड़ी ही चिंताजनक स्थिति लगती है। 1/4 लोग ही ऐसे हैं जो कि अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई मतलब सेंटेंसेस पढ़ पाते हैं, वो भी दूसरी कक्षा के स्टैंडर्ड के। बड़ी चिंता ये है कि ये तमाम लोग हमारे वर्कफोर्स में आएंगे तो कैसे इनसे हम उम्मीद करेंगे कि ये कोई काम कर पाएंगे जिसमें थोड़ी बहुत भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो। तो ये स्थिति क्यों है? इसके बुनियादी कारण क्या हो सकते हैं? मनोज जी, आप के चैनल का सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि आपने इस विषय को उठाया है। ये बहुत ही संगीन विषय है, लेकिन जिस प्रियम्बल पर आप इस विषय को की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है वही गलत है। आप बारी बारी से एक टर्म यूज कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज। आपको पता है कि रीजनल लैंग्वेज के नाम पर हम देश में केवल 14 भाषाओं में पढ़ाते हैं। मैं बिहार से आता हूं, बिहारी हूं, मेरी भाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा मगही है, मुझे मगही में कभी पढ़ाया नहीं गया। और आप जब हमसे पूछने आते हैं तो हिंदी की किताब खोल के पूछते हैं, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, इसको जरा पढ़ के दिखाओ। मैं मगही भाषी हूं भाई, मुझे मगही में पढ़ाना था। 75 सालों तक इस देश ने यह नहीं समझा कि इन बच्चों की भाषा, जो 22 भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल की, वो भाषाएं नहीं है। झारखंड चले जाइए, झारखंड को आप हिंदी भाषी मानेंगे। खड़िया, संथाली, उड़ाव, मुंडा, हो, ये भाषाएं हैं। इनमें कभी किताबें नहीं तैयार कराई गई और इन बच्चों को यह मौका नहीं दिया गया कि इन भाषाओं में हो, पढ़ें ये। अब जाके ये प्रयास हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद कि सही में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें हम इन बच्चों को किताबें उपलब्ध कराएंगे या कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और ये वो सीखेंगे, उसमें बात करेंगे। लर्निंग क्या है मनोज जी? क्या सीखना है 6 साल के बच्चे को? और आप 6 साल के बच्चे ला रहे थे। 3 से 6 साल के जो क्रूशियल एज है वो कभी इस देश ने सोचा नहीं। आंगनवाड़ी खोल करके उन लोगों को सड़ने छोड़ दिया था।
अब जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि हम आंगनवाड़ी का सुधार करेंगे, उसमें टीचर्स लाएंगे। अभी तक आप वर्कर्स लाते थे, कार्यकर्ता लाते थे, अब हम उसमें शिक्षक ला रहे हैं, उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं। अब उनके माध्यम से जो शिक्षा होगी और उनकी भाषा में होगी, मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, उड़ाव में, खड़िया में, तब वो बच्चे जब आप जाके 6 साल के होंगे और पूछेंगे उनसे तो वो जवाब दे पाएंगे। और अंग्रेजी किसकी भाषा है? अंग्रेजी 3% लोग भारत में अंग्रेजी बोलते हैं और आप उसमें जाकर के उनका जांच कर लेते हैं। आपको पता है कि आपके पास अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है और जो शिक्षक है वो उतने अच्छे नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? जरा शिक्षकों को आप भाषा की दक्षता देख लीजिए कि उनको कितनी अंग्रेजी आती है। मुझे लगता है असर का रिपोर्ट, कई सालों से हम ये चर्चा करते हैं, बिल्कुल बेईमानी का रिपोर्ट है। आप जाकर के बिल्कुल ऐसे पैरामीटर्स पर एक रिपोर्ट बना लेते हैं जो पैरामीटर्स सही तौर पर पैरामीटर्स हैं ही नहीं। तो शर्मा साहब ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है ये देश के सभी राज्यों में, ग्रामीण इलाकों में सर्वे के आधार पर बनाई गई है और इसमें जो आप कह रहे हैं आपकी शिकायत जायज़ है और एनईपी की चर्चा आपने की तो उस पर तो हम आते ही, लेकिन जिन राज्यों में पहले से क्षेत्रीय भाषाएं लागू हैं, जहां उड़िया है, जहां मराठी है, जहां बांग्ला है, वहां पर भी सर्वे में यही रिपोर्ट आई है। तो बजाय सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करने के सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मुंह मोड़ रहे हैं मनोज जी, बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पिछले 10 सालों में बड़े शिद्दत से दिया है कि आप महाराष्ट्र का नाम ले लिए, उड़ीसा का नाम लीजिए। क्या उड़ीसा का हर बच्चा उड़िया बोलता है क्या? स्टैंडर्ड उड़िया नहीं, क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं वो बच्चे, और उन क्षेत्रीय भाषाओं में उनको शिक्षा नहीं दी जाती है। और जब वो सर्वे करने जाते हैं तो उनसे उड़िया में क्वेश्चन पूछते हैं, मराठी में पूछते हैं, क्लिष्ट मराठी में पूछते हैं। मनोज जी, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं। इन बच्चों को जो सही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। शहर के जो बच्चे हैं, जो सेकेंड थर्ड जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके माता पिता मदद कर देते हैं अगर उनको दिक्कत होती है। जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है और उड़िया स्टैंडर्ड उड़िया का भाषी भी नहीं है, मैं स्टैंडर्ड हिंदी का भाषी नहीं रहा हूं, मैं मगही बोलता था घर में, स्कूल में हिंदी में बोलते थे। तो ये देखिए, भाषा का प्रश्न आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। जी। और भाषा इसका एक पहलू है शर्मा साहब, इसमें भाषा के साथ साथ मैथमेटिकल एबिलिटीज पे भी इन्होंने टेस्ट किया। 5 ग्राउंड्स है जिस पे टेस्ट किया है, बेसिक एफिशिएंसी भाषा की, गणित की, और कोई चीज़ पढ़ के अगर कहीं कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो उसको समझने की एबिलिटी, और फाइनेंशियल कैलकुलेशन की एबिलिटी, इन तमाम चीज़ों को टेस्ट किया गया है। बहरहाल पिंकी मैम, ये बताइए कि अभी पता नहीं आप लोग कितना रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि अब ये सच्चाई है इस देश में कि जो स्थिति सरकारी स्कूलों की बना दी गई है और अब प्राइवेट स्कूल्स भी ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं और वहाँ जो शिक्षा मिल रही है, जो शायद इस दायरे से बाहर हो, जो सर्वे में आ रहा है, वो प्राइवेट स्कूल्स ही केटर कर रहे हैं। रूरल एरियाज़ के एजुकेशन को लेकर क्या छवि है आप लोगों के पास और क्या स्कोप वहाँ दिखाई देता है? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठाकुर रामनारायण पब्लिक स्कूल की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, CNBC का। जैसे सर ने कहा कि जो आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक ग्रामीण शिक्षा या रूरल एजुकेशन की बात है, हमारी स्कूल, अगर मैं हमारे स्कूल की बात करूं सर, तो हमारे जो ट्रस्टी हैं जितेंद्र सिंह जी, वो बहुत हमें इसके ऊपर ज्ञान देते हैं और हमें कहते हैं कि एज अ एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो सर, एज अ प्रिंसिपल मैं खुद गर्मी की छुट्टियों में एक बहुत ही छोटा गांव है लद्दाख में, तुर्तुक स्कूल में गई और मैंने रूबरू महसूस किया और देखा कि वहां पर क्या तकलीफें आ रही हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने जो लिखा है ना सर, कि ये मैंने भी नोटिस किया है कि इंग्लिश में बोलना ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा आ रहा है, कैलकुलेशंस बच्चों को हो रहा है, ये मैंने वहाँ पर भी ऑब्जर्व किया। कारण मुझे बस यही लगता है कि राइट फ्रॉम द फाउंडेशन अगर हम अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें समझ भी आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं।
अभी क्या हो रहा है, कक्षा 5वीं तक जहां वो बच्चा बीच में है, वो बीच मझधार में है, ना अंग्रेजी ठीक से समझ पा रहा है, ना हिंदी ठीक से समझ पा रहा है, या उसकी मातृभाषा से ही समझ पा रहा है, तो वो जो भी सुन रहा है ना सर, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है और वो रट्टा मार रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम नेटिव लैंग्वेज, अपने जो लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ाएं और वो समझ पाए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कि बस नंबर ऑफ चैप्टर्स हम क्लास पे क्लास बढ़ते जा रहे हैं, बट समझ नहीं आ रही है कि पढ़ाई क्या कर रहे हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये सबने सोचना चाहिए ऐसा कि हम एज अ इंस्टीट्यूट या एज एन एजुकेटर हम ऐसा क्या करें कि ये जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सुझाव निकले। और मुझे लगता है हमारे एजुकेटर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाके ये शिक्षा बांटें और समझाएं इस चीज़ को। एंड आई रियली सपोर्ट कि ये होना चाहिए कि नेटिव लैंग्वेज में जितना हम कोशिश कर सकें, सो दैट रूरल बच्चे भी अगर समझेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ही शैटर हो जाता है सर, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भाषा तो मुझे आती ही नहीं है। जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर हम उनका आत्मबल बढ़ा सकते हैं, अगर हम उनके लोकल लैंग्वेज में शुरुआत पर ध्यान दें तो। जी जी, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बात सही है, ये एक अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है। सुवर्णा जी, जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखाई दे रहा है इस रिपोर्ट में, मतलब ठीक है, उसमें आप थोड़ा एस्टिमेटर लगा लें एरर का भी, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दाएं बाएं स्थिति हो, क्योंकि ये ऐसे भी सर्वे रिपोर्ट है, 100% ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, एक शिक्षा पूरा एक इकोसिस्टम होता है, उसमें बच्चे, टीचर्स, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, माँ बाप, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, एज ए एजुकेटर आपको क्या लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, किस तरीके की हो सकती है कि ऐसा असर हो 14 से 18 साल के बच्चे दूसरी तीसरी क्लास के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब पढ़ भी नहीं पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आकर आपसे बात कर सकें और अपने पॉइंट्स आपके सामने रख सकें। जैसे सीबी शर्मा सर ने कहा कि हर एक स्टेट की भाषा जो बोली जाती है वो बोलचाल की भाषा अलग होती है और जो पढ़ाई जाती है वो क्लिष्ट भाषा होती है। तो जब बच्चे से आप टेस्ट करते हैं, उस जो बोलता है वही वो लिख नहीं पाता है, तो वहीं पे वो एक स्टॉप लग जाता है, ताकि वो बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं बोल तो ये सही रहा हूं पर लिख क्यों नहीं पा रहा हूं। दूसरी चीज, हम जब ग्रामीण स्कूल्स की बात करते हैं, ग्रामीण विद्यालयों की बात करते हैं, तब ये देखा गया है कि सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनको घर से तो सपोर्ट है नहीं। दूसरा, टीचर्स भी उतने आई वुड से दे आर नॉट दैट इक्विप्ड टू टीच अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। तो जब वो इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं, तब उन खुद के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को समझा पाए। जैसे हम प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में शुरू करते हैं, जब कोई सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज पढ़ाना, तब हम फोनिक्स से शुरू करते हैं, सीधे अल्फाबेट से नहीं शुरू करते। तो फोनिक्स और अल्फाबेट का रिलेशन क्या है, अगर वो बच्चे को पता ही नहीं है, वो सिर्फ साउंड के मतलब पढ़ता है और वो शब्द वैसे ही बोल देता है। तो ये 14, 15, 16 तक यही चलता रहता है। वो पढ़ते हैं सब, उसमें ना पंक्चुएशन होता है, ना इंटोनेशन होता है, ना उनको समझ आ रहा होता है कि वो पढ़ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। सो यहाँ पे वी हैव टू वर्क ऑन द रिसोर्सेज, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग और रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर अगर हम रेगुलर अपडेट्स ना ले, रेगुलर चेक्स ना ले, तो फिर वो स्टॉप हो जाती है वहीं पे। दूसरी, मुझे लगता है कोविड के कारण 2 साल हमने बहुत 2 साल वो हमको लगते हैं 2 साल, बट उसका इफेक्ट अगले 4-5 साल रहेगा, 4-5 से ज्यादा रहेगा। तो जो बच्चे पीछे रह गए हैं, उनको हमें पुल अप करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग जो हम कर सकें वो करना बहुत जरूरी है। आफ्टर स्कूल क्लासेस, ये भी बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अभी जो भी तीनों स्टेक होल्डर्स, स्कूल, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तीनों की तरफ से जब तक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रिस्पॉन्स नहीं आती, ये सिचुएशन हमें इसको पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और थोड़ा मुश्किल इस रिपोर्ट को पचाना भी है, क्योंकि 14 से 18 साल के हो चुके हैं जो बच्चे, उनकी स्थिति अगर ऐसी है
और वो अब वर्कफोर्स में जाएंगे तो आपके पास उपाय क्या है, और ये सोचेगा कौन इस देश में, ये सोचेगा कौन? क्योंकि जैसा कि सुवर्णा जी ने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उसके पहले उनके घर में शायद पढ़ाई लिखाई नहीं थी। तो बहुत ही एक विचित्र स्थिति की तरफ इशारा कर रही है रिपोर्ट। बहरहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरीके का इंटरवेंशन किया जा सकता है, ताकि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटी छोटी क्लासों में, कम से कम उनका भविष्य भी इसी तरीके का ना हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई की असर की। एक रिपोर्ट आई है प्रथम की, जो रिपोर्ट ये कहती है कि 14 से 16 साल के जो युवा हैं ग्रामीण इलाकों में, वो उनमें से 1/4 लोग दूसरी कक्षा के किताबें भी नहीं पढ़ पाते, वो भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जिनमें उनकी पढ़ाई हुई है। गणित के छोटे छोटे प्रश्न नहीं हल कर पाते। लेकिन इस पूरे सॉरी स्टेट में एक सिल्वर लाइन जो देखी गई है वो डिजिटल जागरूकता को लेकर है। इसमें अच्छी बात यह है कि 90% बच्चों को स्मार्टफोन का एक्सेस है, कम से कम उनके घर में स्मार्टफोन है, और इसका इस्तेमाल वो क्या कर रहे हैं फ़िलहाल। हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन 90% जो जिनके पास स्मार्टफोन है वो इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए उन्होंने किया है, और 2/3 यानी 66% कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए भी किया है। ऑनलाइन सर्विस भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं 25%, छोटे मोटे जो भी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। बाकी मनोरंजन के लिए 80% यूज़ करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहानी है कि 90% के हाथ में स्मार्टफोन है। दूसरा कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी, और ऐसे कॉमन सेंस भी ये कहता है कि अब समय आ गया है कि टेक्नोलॉजी को जोड़ के और अब शिक्षा आप दें। तो जो टॉप क्लास की शिक्षा है, टेक्निकल हो या दूसरी, उसमें तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, और बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं, मतलब पूरा जो करिकुलम है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू डील किया जा रहा है। क्या ग्रामीण इलाकों में मौजूद बच्चों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा? आप देखते जाइए, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कुछ देखने को मिले। कहाँ से कौन प्रयास करे, हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखने से भी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि फ्री इकोनॉमी में हम जी रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव दिखाई देगा तो प्राइवेट मूवमेंट भी उस तरह हो सकता है। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पर, तो किसी भी तरीके से कोई भी मदद अगर मिल जाए तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो पौध तैयार हो रही है युवा अवस्था में 18 साल की उम्र में, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जिस इंडिया स्टोरी की बात करते हैं, उस पर भी ये ग्रहण लगा सकता है। तो इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। बहरहाल शर्मा साहब, आपके क्या सजेशंस होंगे ऐसी स्थिति में ग्रामीण शिक्षा, खास करके सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर? मनोज जी, मैं 3 छोटे छोटे बिंदु तुरंत उठाऊंगा। पहला तो ये कि पुनः मैं ये कहूंगा कि असर पर ज्यादा विश्वास नहीं करिए। आपने जो कहा कि सारे राज्यों से डेटा लिया गया है, सैंपल बहुत छोटे से स्टेट से, छोटे से नंबर का ये सैंपल है, इसलिए इस रिपोर्ट से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनल असेसमेंट सर्वे का रिपोर्ट देखिए, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, 11 जून 2014 को हमारे प्रधानमंत्री संसद में, जिसको मेडन स्पीच करते हैं, दिए थे, और उसमें उन्होंने एक बात कही थी, 70% लोग गांव में रहते हैं, गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, अच्छे विद्यालय उपलब्ध नहीं है। क्या तकनीक के माध्यम से हम इन बच्चों तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंचा सकते हैं? आज हम 200 चैनल के माध्यम से इन बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। आज हम मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं के माध्यम से इन बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। बहुत काम हुआ है, और मुझे अच्छा लगा सुन करके कि आप कह रहे हैं कि हर एक के पास अब गैजेट है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 साल में ये अंतर आया है। तीसरा प्रश्न जो मैं उठाना चाहूंगा, लड़कियों का, मैं एक ही संदर्भ दूंगा। 1961 में आपने सैनिक स्कूल खोले थे, आपने तय किया था कि केवल लड़के वहां पढ़ेंगे। क्यों? लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती थी? और ये 75 सालों तक आपको नहीं समझ में आया। 2021 में मुझे याद है, मैं NIOS का चेयरमैन था, मुझे पता है प्रधानमंत्री जी शिक्षा का सर्वेक्षण कर रहे थे, और उसमें उन्होंने पूछा कि भाई ये क्यों, यहां लड़कियां क्यों नहीं है?
2021 से हम लोगों ने लड़कियों को वहां दाखिला देना शुरू किया। 2023 में मैंने शिक्षकों से पूछा ये लड़कियां कैसा कर रही हैं। पता है क्या बोला मेल्स टीचर्स ने? सर ये लड़कियां लड़कों को बहुत टफ कंपटीशन दे रही हैं, दे आर मोर फोकस्ड। आपने ईमानदारी से एजुकेशनल प्लानिंग किया ही नहीं है। जी जी, मैं साधुवाद देना चाहूंगा जी। अपने तो शिक्षा मंत्री शिक्षा में कम से कम शिक्षा में ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि पूरे बच्चों के भविष्य का सवाल होता है और देश का भविष्य का सवाल होता है। तो कम से कम शिक्षा में ईमानदारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया शर्मा साहब। सुवर्णा जी, आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं? अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। सॉरी फॉर दैट। सर ने कहा जैसे स्वयं निष्ठा ये सब हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, पर जो आमने सामने बैठ के जो पढ़ाई की जाती है और जो शिक्षा दी जाती है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जब तक होगा नहीं, जब तक बच्चे के पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके जो सीखता है वो जब तक नहीं होता, ये सिचुएशन हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। सो सिर्फ हम उनको एक स्मार्टफोन पकड़ा दिया और उनको बोला कि आप इस पर बैठ के लेसन्स कीजिए, that is not going to suffice. We need to have hands-on training for the students and but teachers को भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत, सिर्फ बच्चों की यहाँ पे बात जी। नहीं बहुत करेंगे। अच्छा सुझाव है ये। टीचर्स को के इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे आगे वही हैं और जिम्मेदारी उन पर आती है। और ये भी सुझाव अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो जाना है, उससे रास्ता नहीं निकलेगा। बहरहाल ग्रामीण इलाकों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अभी शायद नहीं है, और अगर देश बहुत तेज़ी से तरक्की करना चाहता है तो ये सबसे ज़रूरी होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।